हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम पीवाईक्यू। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में लगे। ये कहना सही नहीं है कि आप तैयारी में लगे होंगे। क्यों नहीं सही है गाइस? क्योंकि देखिए, अब आपने बोला था कि मैम आप ऑनलाइन आओ, हम क्लासेस डेली करेंगे। जब पहले हमारी थी क्लास, पहले इंट्रोडक्शन जब हमने क्लास की थी, तब मैंने और आप सबने, हम सबने प्रॉमिस क्या किया था एक दूसरे से कि मैं डेली क्लास लाऊंगी एंड आप डेली क्लास को अटेंड करोगे। बट क्या आप हमेशा हर रोज आप क्लास अटेंड कर रहे हो? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है गाइस? क्योंकि देखिए, जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो फर्स्ट डे तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, सेकेंड डे आधे हो जाते हैं और थर्ड डे तो एकदम मतलब नाम भर के रह जाते हैं। वही जो कहा जाता है ना, एकदम नाम भर का, वो रह जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कैसे चलेगा? मतलब आप शुरुआती में कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो आप एक्साइटमेंट में आ जाते हो, फिर एंड तक आप नहीं बने रहते हो। फिर क्या होगा ना कि आप आधा अधूरा नॉलेज लोगे, फिर एग्जाम में आप यही गलत करके आओगे। तो आपको पता है, जो एंड तक बच्चे बने हुए हैं, आप जो बोलते हो ना कि कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, कैसे ज्यादा चली जाती है, ये वही बच्चे हैं जो एंड तक बने रहते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। अगर आप सिर्फ एक दो पढ़ के चले जा रहे हो तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, जब आप टॉपिक ही नहीं कंप्लीट करोगे तो। और फिर आप सबने तो कहा था कि आप ऑनलाइन आओ, मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा। मतलब ऑनलाइन आप सबकी ज्यादा डिमांड थी, मैं ऑफलाइन की क्लासेस छोड़ के ऑनलाइन ले रही हूँ। तो अगर गाइज नहीं करना तो फिर मैं ऑफलाइन को ही ज्यादा प्रेफरेंस दूँ। तो दोस्तों डोंट माइंड, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा, बट गाइज आपको क्लास पूरी करनी है क्योंकि आपने स्टार्टिंग के क्लास में, यानी कि फर्स्ट क्लास में ही आपने प्रॉमिस किया था। तो जितने बच्चे फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, कोई भी टॉपिक शुरू होगा, जितने भी फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, थर्ड पार्ट तक भी उतने स्टूडेंट होने चाहिए गाइज। नहीं तो फिर कैसे होगा आपका सिलेक्शन? आप बताइए। अगर आपकी ये कॉपी नहीं चेक होगी, अगर आप पास नहीं होगे तो आपकी दूसरी कॉपी चेक नहीं होगी, तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन होगा बताओ। आप सबको पता ही है कि गाइज ये हमारे पहले मेरिट बेस पे होता था, और अब क्या हो रहा है कि अब आपको एक मौका मिला है पहली बार। तो जो आप, जिनको मौका मिला है वो बहुत खुशनसीब है। आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं समझ रहे गाइज? मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए गाइज, प्लीज आप सब सीरियस रहिए। अब बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं बचा है एग्जाम में, और अब बस एंड तक आपको बने रहना और कुछ नहीं करना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एंड तक बने रहिए। नोट्स भी मैं बोल रही हूँ आप मत बनाओ, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है? तो चलिए, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से आप सब पूरा एंड तक बने रहेंगे, पूरे पार्ट तक, पूरे एंड तक आप बने रहोगे। मैं इस बात की फिर से उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम नरेशन करने वाले थे। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइज, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि यूपी पीसीएस एपीएस का जो वैकेंसी है वो लगभग 10 साल के बाद आया है, 2013 से 23। ठीक है गाइस, तो उसमें जो थर्ड, आपको पता है मैंने एक दिन बताया था कि 3 पार्ट है उसमें। फर्स्ट में आपका क्या है, कंप्यूटर है, रिटन है, यानी कि कंप्यूटर है, हिंदी है और शायद जीएस है। तो कंप्यूटर तो आप सबको पता है मैं कराऊंगी। फिर जो बच्चे फर्स्ट फेज में पास हो जाएंगे, सेकंड में क्या है, शॉर्ट हैंड है। तो शॉर्ट हैंड की प्रॉब्लम आप सबको आती है, आप सबके पास समय नहीं है कि आप जा सको कहीं भी ऑफलाइन क्लास, कहीं भी सीख सको। तो उसका भी उपाय है। हमारे अजय सर जो हैं, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, वो ऑफलाइन में बहुत सारी सफलताएं दे चुके हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स उनके हैं। चाहे एसएससी स्टेनो हो, यूपीपीसीएल स्टेनो हो, हाईकोर्ट स्टेनो हो, उनके बच्चे हर जगह हैं। तो दोस्तों बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। आप उनका डेमो लेकर के आप हमारा जो ऐप है ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, इसको इंस्टॉल करके वहां से आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। गाइज, आपका जो बैच है वो 22 सितंबर से शुरू हो गया है, तो जल्दी करिए। आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी और साथ में आपको हम ऑफलाइन की फीलिंग कैसे देंगे, वो इस तरह से देंगे कि आपको जो भी वर्क दिया जाएगा वो आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपकी कमियां बताई जाएंगी, साथ ही में आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपकी कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गाइज, तो अभी जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं। गाइज अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप जल्दी करिए, नहीं तो फिर जो प्राइस है वो हाई हो जाएंगे, ठीक है? आइए हम शुरू करते हैं गाइज नरेशन। मुझे पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने को बोला था, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच ना काफी लंबा चलेगा, तो हम लोग छोटा छोटा कंप्लीट कर लेते हैं। जिससे क्या होगा ना, जब आप सिलेबस मिलाओगे ना, तो आपके काफी सिलेबस, जब काफी टॉपिक कंप्लीट रहेंगे ना, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे। दैट्स वाई मैं पहले नरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमने ऑलरेडी बहुत वेस्ट कर दिया है, चलिए चलते हैं हम। ये क्या हो गया? अच्छा, गाइज नरेशन, नरेशन क्या होता है? देखिए, नरेशन शब्द का अर्थ है कथन। क्या है? कथन। इस शब्द की उत्पत्ति नैरेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कुछ कहना या बताना।
किससे हुई है गाइस? वैसे तो ये सारे एग्जाम्स कभी नहीं आएंगे, बट मैंने कहा ना हमें आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी है, हमें पूरा नॉलेज लेना है। तो नरेशन शब्द का मतलब क्या होता है? कथन। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नैरेट शब्द से हुई है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कुछ कहना या बताना। नरेशन किसी के बारे में कहा गया कथन है, इस पे स्पीच भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों। काइंड्स ऑफ नरेशन, कथन के प्रकार, डायरेक्ट स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट। ठीक, दो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम सबने हमेशा से पढ़ा है। हाँ, मुझे पता है बहुत बच्चों को ये अभी नहीं पता होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही हम नरेशन भी बोलते हैं, बट आज सबको पता चल गया होगा। ठीक, चलिए अब डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे थे। डायरेक्ट स्पीच क्या है? पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए गाइज, ये है एक सेकेंड गाइज, हाँ देखिए, चलिए समझते हैं। ये है जोजो, ठीक है, और ये है जोजो, और ये है इसका दोस्त मोनू। कौन है? मोनू। अब जोजो ने क्या बोला ना कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जोजो ने मोनू से क्या बोला कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये जो बात जोजो ने मोनू से कही, डायरेक्ट बोली, डायरेक्ट जाके बोला कि भाई आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे कितना भी मम्मी मुझे मार ले, मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक, ये आपकी थी डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अब इन दोनों का ना एक तीसरा फ्रेंड था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंचल। ठीक है, तो अब मोनू ने क्या बोला ना, मोनू ने बोला कि आज जोजो स्कूल नहीं जाएगा। क्या बोला मोनू ने? जोजो आज स्कूल नहीं जाएगा। किससे बोला? चंचल से बोला। ठीक, तो ये बात क्या हो गई? ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बात थी ना कि जोजो की बात थी कि जोजो आज स्कूल नहीं जाएगा, तो जोजो ने तो अपनी बातें डायरेक्ट मोनू से कही, लेकिन मोनू ने किसके जोजो की जो इनडायरेक्ट बात थी वो किस तक पहुंचा दी? चंचल तक पहुंचा दी। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आइए हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं। रॉबिन सेड आई एम कमिंग टू मीट यू। रॉबिन ने क्या कहा? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात डायरेक्ट बोली इसने, रॉबिन ने। द टीचर सेड डू योर वर्क। टीचर ने क्या कहा? कि अपना काम करो। तो ये बात क्या है? ये है डायरेक्ट बात। ओके, आगे बढ़े हम। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन के भाग। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको जो मटेरियल है बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराया है, जिससे जो बच्चे ना काफी टाइम से इंग्लिश छोड़ा हुआ है ना, जिन्हें उन्हें भी इसे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, मतलब बाइलिंगुअल कराना। आप अदर क्लासेस देखो, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश, चाहूँ तो मैं भी पढ़ा के चले जाऊँ, आपके सर के ऊपर से चला जाए, बट मेरा ये कभी भी पर्पस नहीं रहा है। मेरा पर्पस है कि ना सिर्फ आपका अच्छा स्कोर कराना, बल्कि आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट भी फील करो, जैसे आप हिंदी में करते हो। ठीक है, तो बस गाइज आप बने रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं आते हो ना तो फिर बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं मेहनत ही क्यों कर रही हूँ जब बच्चे देख ही नहीं रहे हैं। तो ठीक है, तो बस आप बने रहिए, और कुछ नहीं है, बाकी सारा आप हम पे छोड़ दीजिए। चलिए, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आइए समझते हैं। हाँ गाइज, रिपोर्टिंग स्पीच, सबसे पहले ना हम रिपोर्टिंग स्पीच समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, अब क्या है? डायरेक्ट स्पीच का वह भाग है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ होता है गाइज? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जिसमें स्पीकर वक्ता के द्वारा कुछ कहने के विषय में बताया गया है। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर सेड टू मी टेक दिस मनी टू पे योर फी। मेरे पिता ने क्या कहा कि ये पैसे ले लो अपनी फी के लिए, अपनी स्कूल की फी के लिए। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वही होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, आपको दिख रहा है ना गाइस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यानी कि ये जो हमारा पार्ट है, गाइस, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। आप देख पा रहे होंगे, लिखा है, कितने बेहतरीन तरीके से आपको पीपीटी हम प्रोवाइड करा रहे गाइस। ये अगर आपको डाउनलोड करना है ना इस क्लास का पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच के संबंध में हमें कुछ और चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए भाई? रिपोर्टर या स्पीकर कथन को कहने वाला स्पीकर होता है। ठीक, ओके, जैसे कि मोहन सेड आई एम फाइन। मोहन ने क्या कहा? मैं फाइन हूं। तो इसमें कहने वाला कौन है? मोहन है, इसलिए हम मोहन को क्या कहेंगे? स्पीकर या रिपोर्टर।
ओके, हम मोहन को क्या बोलेंगे, स्पीकर या रिपोर्टर। यानी कि जो भी कोई भी बात बोलता है ना, जो भी कथन कहने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टर या स्पीकर। आगे बढ़े, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीकर के द्वारा जिस वर्ब क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो आप वर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, जैसे कि शी सेड टू मी आई एम प्रिंसेस, उसने मुझसे क्या कहा, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, सेड टू। सेड टू वर्ब का हमने यूज किया, तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है गाइस, रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर है। जो बात कहता है, जो कथन कहता है, जो अपनी बातें रखता है, वो क्या कहलाता है, स्पीकर कहलाता है, यानी कि रिपोर्टर कहलाता है। और जो वर्ब यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। आगे बढ़े, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीकर जिससे कथन को कह रहा है वह ऑब्जेक्ट होता है। स्पीकर जिससे कथन को कह रहा है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि दे सेड टू मी कम हियर, उसने मुझसे कहा यहाँ आओ। तो स्पीकर ने किससे ये बात बोला, मी से बोला। तो यहाँ पे मी क्या है, मी है आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्लियर हो गया, अब रिपोर्टेड स्पीच पे आते हैं। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है, जो वक्ता की कही हुई बात होती है, ओके, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि सोहन सेड टू मी आई हैव डन माई जॉब, सोहन ने मुझसे क्या कहा, आई हैव डन माई जॉब। तो हमने क्या पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है, यानी कि उसके अंदर होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई हैव डन माई जॉब। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इन्हें भी जान लेना चाहिए। अच्छा, देख लेते हैं क्या जान लेना चाहिए। ए, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का वह भाग जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गाइस रिपोर्टेड स्पीच का वह भाग होता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे कि शी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो अब इसमें रिपोर्ट सब्जेक्ट क्या है, जो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, यू कर रहा है। तो यानी कि यू क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। समझ आएगा गाइस, फिर से समझ लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसमें होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कोई कार्य कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसके द्वारा कार्य हो रहा हो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि शी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें कौन काम कर रहा है, यू काम कर रहा है। तो यू क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े हम। चलो, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होता है, जो काम किया जाता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, तो यहाँ पे गोइंग टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गोइंग टू हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब सी पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर के द्वारा होने वाले कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ रहा हो, अर्थात जिसके ऊपर क्रिया हो रही हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो गाइस हमने पहले भी पढ़ा है ना, कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि जिसपे क्रिया हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मोहन सेड आई हैव गिवन यू योर पेन, मोहन ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारा पेन दे दिया। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट क्या होता है गाइस, रिपोर्टेड स्पीच। तो हम अभी सब कुछ रिपोर्टेड स्पीच का ही देख रहे हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो जिसपे कार्य क्रिया हो रही हो। तो किस पे कार्य हो रही है, पेन दिया, आई हैव गिवन यू, किसको दिया भाई, यू को दिया ना, क्रिया किस पे हुई, यू पे हुई। तो यहाँ पे यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है एकदम, बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किया इसे। आगे बढ़े हम। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर से समझाऊंगी गाइस।
बट अगर आप कुछ मतलब आप हाँ ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो बताओ, तब तो मैं आगे कुछ समझ पाऊंगी गाइज। आप सीधे गायब हो जाते हो 1-2 क्लास के बाद, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पढ़ लिया, इनडायरेक्ट देखते हैं। किसी स्पीकर वक्ता के द्वारा कही गई बातों को परिवर्तित करके अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को, जैसे हमने पढ़ा ना, जैसे कि हमने किसकी कहानी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी जोजो मोनू और एक क्या था, चंचल। जोजो मोनू और चंचल की कहानी पढ़ी थी। तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ था, मोनू ने क्या किया था ना, जोजो की बात को कन्वर्ट करके चंचल तक बताया था। तो वो जो बात कही गई थी वही थी इनडायरेक्ट स्पीच। सॉरी गाइस, एक्चुअली अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना कि दिन में धूप बहुत ज्यादा हो जाती है और रात में थोड़ी ठंड होती है, तो ये चेंजेस हो रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा वायरल ज्यादा चल रहा है, इसलिए मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है। दैट्स वाई आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, माफी चाहूंगी। तो चलिए देखिए, ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को परिवर्तित करके अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। पर्सन, नरेशन को सीखने के लिए पर्सन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ना, फर्स्ट में क्या होता है, आई वी, सॉरी, आई और वी फर्स्ट में आ जाएगा आपका, सेकेंड में यू, और शी ही इट दे ये सारे आपके थर्ड में आ जाएंगे। ठीक, ये होते हैं पर्सन के 3 टाइप्स। दिख रहा है ना गाइस, चलिए ठीक है। रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करने के क्या रूल्स हैं, आइए समझते हैं। स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले इन बातों को समझना चाहिए। कौन सी बातें हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे हम, क्योंकि यहीं से गलतियां होना स्टार्ट होती हैं। व्हाट इज टू चेंज, किस भाग को परिवर्तित करना है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हाउ टू चेंज, और कैसे परिवर्तित करना है, सबसे ज्यादा वर्ब का खेल होता है, अभी आगे देखेंगे हम। व्हाट विल नॉट बी चेंज, और क्या नहीं परिवर्तित करना है। 3 बातों का ध्यान देंगे हम अभी आगे कि व्हाट इज टू चेंज, किस भाग को परिवर्तित करना है, किस भाग को नहीं परिवर्तित करना हो, और कैसे चेंज करना है। इन तीनों को हम समझेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, चलिए आ जाते हैं हम। देखिए व्हाट टू चेंज, अब व्हाट टू चेंज देख लेते हैं, किस में परिवर्तन करना है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित में परिवर्तन हो सकता है। रिपोर्टिंग स्पीच में हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में। किस में हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में। किसमें हो सकता है गाइस, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, ओके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। ठीक, टेंस में तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट में। ठीक, और क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त सैम्बल्स में इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन आदि हटा दिए जाते हैं। जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में जाओगे तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, जो भी एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन टैग्स होते हैं, इन सारे की जितने भी सैम्बल्स होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लाइक दिस, ओके, क्वेश्चन मार्क लाइक दिस, एंड एक्सक्लेमेटरी लाइक दिस, जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में जाओगे तो आपको इन सबको हटाना पड़ता है। किसी भी सैम्बल को आपको हटाना पड़ता है। क्लियर है, चलो अब देखो ध्यान, क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या आपको चेंज करना होता है, किसमें आप चेंज कर सकते हो। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट में। साथ ही जो डायरेक्ट स्पीच में जितने भी सैम्बल्स होते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, अब क्या कह रहा है, हाउ टू चेंज, कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना है ये समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या नियम है, एक जनरल रूल होता है और एक स्पेशल रूल होता है। आगे इन दोनों को पढ़ेंगे, अभी हम थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। व्हाट विल नॉट बी चेंज, कि क्या नहीं परिवर्तित होगा।
देखते हैं क्या नहीं परिवर्तित होगा भाई। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई आया तो परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से, ध्यान देंगे रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात की जा रही है अभी यहाँ पे, इनमें से अगर जो अभी देख लेते हैं क्या क्या है, तो नहीं चेंज होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? बिल्कुल भाई, सूरज तो पूर्व में ही उगता है, कभी तो हमने पश्चिम में देखा नहीं, ना ये साउथ में देखा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल फैक्ट्स यानी कि जो आपकी आदतें, मोरल थिंग नैतिकता से जुड़े तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, और मैथमेटिकल फैक्ट, इन चीजों को अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये चीजें हैं तो फिर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कौन कौन से हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैश्विक सत्य है, हैबिचुअल फैक्ट है, आदत संबंधी तथ्य है, मोरल थिंग्स है, नैतिकता से जुड़े तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है यानी कि ऐतिहासिक तथ्य है, या फिर मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, गणितीय तथ्य है, ये सारे हैं। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, इससे आपको बिल्कुल ध्यान हो जाएगा, आपके जो आप नेगेटिव मार्किंग जो बच्चे करते हैं ना, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चीजें रहेंगी अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आगे बढ़े हम। तो गाइज यहाँ पे ना अभी हमने कुछ बेसिक चीजें कर ली है। अब यहाँ से ना जनरल रूल और स्पेशल रूल हम कल देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, दिन का आपके 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा ही लूँगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने बच्चे आज बने हैं उतने कल भी बनेंगे, और लास्ट क्लास तक यानी कि नरेशन के लास्ट पार्ट तक भी वो बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, दैट्स वाई। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।